नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इसका पूरा लाभ ले रहे होंगे और इसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं ये सोच रहा था कि पढ़ाई की परिस्थितियां लगभग बदल गई हैं और ये जो समय था जिसमें हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, बारिश में भीग कर स्कूल जाया करते थे और जो शिक्षक होते थे वे भी भीगते हुए पहुंचते थे। बहुत कोशिश करते थे कि न भीगे लेकिन भीग जाते थे, याद है ना आपको। और आप याद करिए कि आपकी जो गाड़ियां हुआ करती थी वो स्कूल के कैंपस में आके खड़ी होती थी, फिर आप अपने ऑटो से उसमें से उतरते थे और जब तेज बारिश होती थी तो आप लगभग थोड़ा बहुत भीगते हुए क्लास में पहुंचते थे। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना। और फिर याद करिए जब छुट्टी होती थी तो जो हम लोगों का असेंबली ग्राउंड है उस असेंबली ग्राउंड में आप सभी दौड़ भाग मचाते थे अपना बैग लेकर के कुछ बच्चे तो अपना बैग जो है वो स्टेज पे रख देते थे और जानबूझ के भीगते थे। देखो, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, जानबूझ के भीगते थे और जब उनकी ऑटो आ जाती थी तो उसमें बैठ के चले जाते थे। वो परिस्थिति अभी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वो समय फिर से दोबारा बहुत जल्दी आ जाए, हम सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये जो समय है इसका हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। ये जो समय है जो हमें दिन भर घर में रहने का समय मिला है उसे कैसे हम बहुत अच्छे से पढ़ के और अपना सारा विषय कंप्लीट करके खुद से भी पढ़ के और आगे बढ़ के मैंने अपनी तैयारी करें, ये बहुत जरूरी है। देखिए, भले आप 4 पीरियड पढ़ रहे हैं लेकिन आप ये महसूस करते होंगे कि आप बहुत आराम से हैं, बहुत रिलैक्स हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको 45 मिनट का समय मिल रहा है। आप ऐसा करिए कि 1 बजे, सवा 1 बजे जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है, जब आपकी कक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो 1-2 घंटे 3 घंटे आराम करने के बाद आप शाम को फिर बहुत मेहनत से पढ़िए, खूब पढ़िए, अपने से पढ़िए। जैसे सोशल साइंस है तो उसे तो आप पढ़ करके खुद भी समझ के खत्म कर सकते हैं। साइंस है, जब आप उसे पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। गणित है तो गणित अगर अपने से समझ में नहीं आ रहा है तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको एक बार उसी समय तत्काल शाम को जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ लीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि मैं आपका क्लास टीचर हूं, खास करें और दूसरे बच्चे भी, वो भी मेरे अपने ही छात्र हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे मुखातिब हूं और सबसे कह रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि समय का सदुपयोग करिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इतना खाली रहेंगे आप, इतना समय है आपके पास, ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा बच्चों। कम से कम आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आप खूब पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए और इतना पढ़िए कि हर 2 महीने में एक बार आपका एक किताब खत्म हो जाए। 2 महीने में एक बार किताब खत्म करने का टारगेट रखिए। 2 से 2.5 महीने में खुद से पढ़ के, जब एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर जब आप उसका रिवीजन करेंगे या जब आप पढ़े रहेंगे और बाद में शिक्षक पढ़ाएंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज के कक्षा की शुरुआत करता हूं कि आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और मैंने जो आपको तरीका बताया है उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हम लोगों ने काव्य में पढ़ लिया है निराला जी तक, है ना, और बाल गोविंद भगत तक क्षितिज में पढ़ लिया है, और कृतिका में हमने माता का अंजल पढ़ लिया है, और व्याकरण में हमने वाक्य और वाच्य दोनों पढ़ लिया है। तो एक आवृत्ति लगभग पूरी हो गई है। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी अभी हम कविता पढ़ के खत्म किए हैं तो क्यों ना एक पाठ ले लिया जाए। एक बड़ा ही रोचक पाठ है बच्चों और उस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। क्या है इसका मतलब लखनवी अंदाज का, और ये पाठ क्यों लिखा गया और इसके लेखक कौन है, क्या बताने के लिए वे इस पाठ को लिखना चाहते थे, और क्या वो जिस उद्देश्य
को लेकर इस पाठ को लिखे थे उसमें वे सफल हुए, या इस पर कोई दूसरा मत आया, या इसे दूसरे तरह से समझने की कोशिश की गई, ढेर सारी बातें हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले हम लोग इस पाठ के जो लेखक हैं यशपाल, पहले हम इन पर थोड़ी सी बातचीत कर लें और यशपाल के बारे में समझते हुए फिर हम यशपाल ने ये रचना क्यों लिखी हम इस पर बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर इस पाठ का वाचन करेंगे और इस पाठ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यशपाल हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, और न सिर्फ लेखक हैं यशपाल, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी उस समय इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत नजदीकी से हिस्सा लिया, और भगत सिंह और सुखदेव, शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनकी बहुत नजदीकियां थीं। वे जेल में उनसे मिलने जाया करते थे। खुद भी इन्होंने अपना काफी समय, जीवन का काफी समय जेल में बिताया। तो न सिर्फ लेखक हैं यशपाल, बल्कि एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, और बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ यशपाल को देखा जाता है। इनकी ये जो कहानी है लखनवी अंदाज, ये एक व्यंग्य है, और मैं इसे कहानी कह रहा हूं, लेकिन यशपाल नहीं चाहते थे कि इसे कहानी कहा जाए। यशपाल ने लखनवी अंदाज को महज ये बताने के लिए लिखा था कि कुछ भी लिख देने से कहानी नहीं बन जाया करती, भले उसे पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है। कोई एक घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि लखनवी अंदाज पाठ को देखने की दृष्टि क्या होनी चाहिए। अभी और भी चीजों पे मैं बातचीत करूंगा, पहले इसे हम समझ लें। यशपाल ने जब लखनवी अंदाज लिखा तो वो इसे कहानी नहीं कहते थे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये कहानी है और आप इस कहानी को पढ़िए, सुनिए और समझिए ना। कहानी, यशपाल का कहना था कि कोई भी ऐसा विवरण जिसे पढ़ने में हमें बहुत आनंद आ रहा है वह कहानी नहीं है। वास्तव में कहानी के लिए तथ्य होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, घटनाक्रम होना चाहिए, उसकी एक शुरुआत होनी चाहिए, उसका एक अंत होना चाहिए, पात्रों का चरित्र चित्रण होना चाहिए, और इन सभी चीजों के होने के बाद भी अंततः यह तय करना पड़ेगा कि वह कहानी है कि नहीं है, क्योंकि किसी घटना का विवरण भी हमें उतना ही मजा दे जाता है जितनी की एक कहानी। तो यशपाल ने लखनवी अंदाज यह साबित करने के लिए लिखा था कि लखनवी अंदाज एक घटनाक्रम है जिसमें दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे से, और इसे पढ़ने में हमें बहुत मजा आ रहा है। तो क्या यह कहानी हो सकती है? यह एक व्यंग्य है, तो क्या यह व्यंग्य कहानी हो सकती है? यशपाल का मानना था कि यह कहानी नहीं हो सकती है। ये जो यशपाल स्वयं कह रहे हैं कि लखनवी अंदाज पाठ एक कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें न कोई तथ्य है न कहानीपन है। हाँ, इसे एक रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है, ऐसा यशपाल कहते थे। लेकिन समझ रहे हैं ना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यशपाल ने लखनवी अंदाज यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना तथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं है। यदि आप कोई विवरण भी लिखते हैं, किसी घटना के बारे में लिखते हैं, तो वो उतनी ही रोचकता प्रदान करता है, तो क्या आप उसे कहानी मान लेंगे? ये यशपाल का स्थापित करना था। वे इस बात को स्थापित करना चाहते थे कि हर चीज कहानी नहीं हो सकती। वे ये क्यों करना चाहते थे? वे, जहां तक मेरी समझ है, वो ये कहना चाहते थे कि आधुनिक कहानियां जो लिखी जा रही हैं वह कहानी के खांचे में फिट नहीं बैठती हैं, ऐसा उनका मानना था। यशपाल का कहना यह है कि जो आधुनिक कहानियां हैं उसमें कहानीपन नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कथानक नहीं है, और कहानी के जो तत्व हैं उसमें नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये यशपाल की सोच थी। लेकिन बच्चों, आधुनिक कहानियां बहुत आगे निकल गई हैं। यशपाल जहां तक कहानी को समझे थे, वहां से आधुनिक कहानियां काफी आगे निकल रही हैं। अब तो एक छोटा सा घटनाक्रम है, उसमें भी कहानीपन है, और उसे आप एक कहानी मान सकते हैं।
तो यशपाल ने यह स्थापित करने के लिए लखनवी अंदाज लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं हो सकती, लेकिन इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है और उतना ही आनंद लिया जा सकता है। लेकिन आज के दौर में यह स्थापना अब टूट गई है। कहानी किसी भी कोई घटनाक्रम जो आपको उतना ही आनंद दे रहा है और जिसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, वह कहानी हो सकती है। एक आदमी का मौन होकर के निकलना और घर में वापस आना और उसके आसपास के वातावरण के बारे में अगर कहानीकार लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वह कहानी है। अब कहानियों का जो चरित्र है, कहानियों के बारे में जो समझ है, वह बदल रही है और आधुनिक कहानियां अब एक नया रूप ले रही हैं बच्चों। इसलिए आधुनिक चश्मे से अगर हम देखेंगे, आधुनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो लखनवी अंदाज पाठ संपूर्ण रूप से कहानी है। लेकिन यशपाल के कहने से अगर आप देखें तो लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है, कहानी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो यही स्थापित करने के लिए यशपाल ने लखनवी अंदाज पाठ लिखा था। तो आइए मैं यशपाल के जीवन परिचय के बारे में आपसे कुछ बातचीत कर लूं। एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, मैं उसे ही पढ़ता हूं क्योंकि यशपाल के बारे में हमने बातचीत की कि वो एक देशभक्त व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भगत सिंह से उनकी दोस्ती थी, भगत सिंह और सुखदेव से मिलने अक्सर जेल जाया करते थे, वहीं उनकी मुलाकात हुई और यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए। अपनी लेखनी से उन्होंने समाज को एक दिशा दी, प्रगतिशील साहित्य उन्होंने समाज को दिया, एक नई दृष्टि दी कहानियों को, निबंधों को देखने की, है ना। और क्या इनकी रचनाओं में है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, क्या इनका शिल्प है, आइए हम पढ़ते हैं उनके जीवन परिचय को और एक एक पंक्ति पर हम बातचीत करेंगे। आप भी अपनी किताब खोल लीजिए और बहुत ही गंभीर हो करके, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं और आप सभी बैठे हैं और मोबाइल मेरा चेहरा आपके सामने दिख रहा है और आप कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। अगर अभी मन नहीं लग रहा है, वीडियो बंद कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। ये वीडियो YouTube पे है और अगर अभी पढ़ना है तो पूरी एकाग्रता के साथ जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे पढ़िए, ठीक है? समझिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी समझिए। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ, पंजाब में। भगत सिंह भी उधरी के थे, आपको पता है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। भगत सिंह भी यहीं पढ़े थे। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। बहुत प्रखर क्रांतिकारी भी रहे यशपाल, मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे भोगा है, सिर्फ कल्पना करके उन्होंने नहीं लिख दिया है। उनके जीवन में त्रासदी थी, वे जेल की यातनाएं सहे, वे एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो उनका अपना निजी अनुभव है, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें ज्यादा सच्ची लगती हैं, वो हमारे मन के अंदर उतरती हैं, ठीक है? आगे पढ़ रहा हूं, देखिए। यशपाल की रचनाओं में, इस पंक्ति को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यशपाल की जो रचनाएं हैं वह आम आदमी से संबंधित हैं। आम आदमी के जीवन में किस तरह की त्रासदी है, आम आदमी के जीवन में किस तरह की उदासीनता है, आम आदमी के जीवन का संघर्ष कैसा है, आम आदमी के जीवन के छोटी छोटी खुशियां, हर्ष और विनोद कैसे हैं, इन सब सरोकारों पर यशपाल लिख रहे हैं। इन सब सरोकारों पर को यशपाल ने अपनी रचनाओं में, अपनी लेखनी में, अपनी कहानियों में, अपने निबंधों में जगह दिया है। मतलब आप
ये कह सकते हैं कि वो जनता के लेखक हैं, जनता के बारे में लिख रहे हैं, यही इस पंक्ति का मतलब हुआ। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यह पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? यथार्थ मतलब होता है सच्चाई। तो वे यथार्थवादी शैली के प्रमुख रचनाकार हैं, मतलब सच्चाई लिखने वाले हैं। ऐसे रचनाकार हैं जो सच्चे अनुभवों को लिखते हैं, है ना। उनका अनुभव झूठा नहीं है, वो काल्पनिकता में नहीं लिखते हैं, है ना। यथार्थवादी शैली, सच्चाई की शैली के लेखक हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता मतलब समाज में जो ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव, वर्ग का भेदभाव, धन संपदा का भेदभाव, ऊंच नीच गरीबी का भेदभाव, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, और ये जो राजनीतिक झूठ है, आप देख रहे हैं चारों ओर राजनीतिक झूठ फैला हुआ है। कोई सच नहीं कह रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्ता पर काबिज रहना है। कोई भी हो, मैं सारे जितने कुछ लोगों, सच्चे लोगों को आप छोड़ दीजिए, बहुत सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक राजनीतिक झूठ हमें दिखाई दे रहा है, उस पर, सामाजिक विषमता पर, राजनीतिक झूठ पर और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़ियां क्या होती हैं? परंपराओं से चली आ रही मान्यताएं जो मानवता के पक्ष में नहीं है, उन्हें रूढ़ियां कहते हैं। जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उन्हें रूढ़ियां कहते हैं। वह परंपराएं, वह चीजें जो वर्तमान समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, मानवता के उपयुक्त नहीं है, उन्हें रूढ़ियां कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? महिलाओं को अधिकार न देना, है ना, लड़कियों को न पढ़ाना, ये सब क्या है? रूढ़ियां हैं, है ना। इन्हीं चीजों के विरोधी थे यशपाल। उनकी रचनाओं में ये चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? सामाजिक विषमता के खिलाफ लिखते हैं, राजनीतिक पाखंड, पाखंड मतलब झूठ, राजनीतिक पाखंड का पर्दाफाश करते हैं, और रूढ़ियों के खिलाफ लिखते हैं, हमें सजग करते हैं कि देखो ये भले ये परंपरा से चली आ रही है ये चीज, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, अब तो इसको बदलो। ऐसा कहते हैं, ऐसा हमें जीना सिखाते हैं यशपाल। अब आइए इनके जो कुछ कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह हैं, उनको हम जान लें। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये कुछ नाम है उनके कहानी संकलन के। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। इनका जो उपन्यास है झूठा सच, उपन्यास का नाम है। तो जब भारत का विभाजन हो रहा था, दो देशों में भारत को बांटा जा रहा था, उस समय बहुत दंगे हुए, बहुत खून खराबा हुआ। भारत से लोग दूसरे पड़ोसी देश में गए, पड़ोसी देश से लोग भारत में आए, ऐसे में बहुत खून खराबा हुआ। यशपाल को वो बातें याद हैं, यशपाल उन घटनाओं को देख रहे हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र वही है। उस समय वो युवा हैं, इन सारी चीजों को, बातों को महसूस कर रहे हैं। इस विभाजन की त्रासदी पर उन्होंने ये उपन्यास लिखा। और यदि आप झूठा सच उपन्यास पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि विभाजन की त्रासदी, त्रासदी मतलब दुख, कष्ट, है ना। विभाजन का दुख आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय लोगों ने कैसे सहा था उन चीजों को। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। ये 3-4 उपन्यासों के नाम हैं जिन्हें आप अभी सुने। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो भाषा की क्या विशेषता है? बहुत ही सजीव भाषा है इनकी, कहीं अटकती नहीं है। बहुत ही साधारण और सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत बड़ी बड़ी बात लिख देते हैं, जिसे आप आसानी से समझ जाते हैं। अभी आप देखिएगा,
जब आप लखनवी अंदाज पढ़ेंगे तो लगेगा कि दो लोगों में बातचीत की शैली में बातचीत हो रही है, तो वहां पर जो भाषा है ना, वो इतनी कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। तो बहुत ही संतुलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा इतनी प्रवाहपूर्ण है कि कहीं आप अटकते नहीं है। ये बिल्कुल एक बहती हुई शांत नदी की तरह भाषा है। ठीक है, तो ये यशपाल जी के जीवन का एक छोटा सा परिचय है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, फिर हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि यशपाल जी ने लखनवी अंदाज क्यों लिखा था। ये जो पिंक बॉक्स है, मैं इसमें जो तथ्य लिखे हुए हैं एक बार पढ़ता हूं, उसे भी आप मिलाइए। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यशपाल इस लखनवी अंदाज को कहानी मानते ही नहीं है। उन्होंने इसे एक यात्रा विवरण की तरह लिखा, एक घटना की तरह लिखा कि एक घटना घटी कि एक आदमी ट्रेन में चढ़ा और उसकी बातचीत एक खत्म हुई नवाबी के छद्म नवाब से उसकी मुलाकात हुई, और नवाब इतने घमंडी हैं कि कुछ नाटकीय काम करते हैं और वो, और पाठक को उसमें बहुत मजा आता है और बातचीत खत्म हो जाती है। तो अगर आधुनिक संदर्भ में देखें तो यह एक कहानी है, लेकिन यशपाल की दृष्टि से देखें तो उनका कहना है यह कहानी नहीं है। इसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि ये कहानी है तो ये कहानी नहीं है। फिर से बता रहा हूं, ऐसा यशपाल का मानना है। नई कहानियों की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। व्यंग्य का पुट लिए हुए यह कहानी है। तो पढ़ रहा हूं, मिलाइए। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। बच्चों देखिए, अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि जो यशपाल हैं वो, उनका जीवन परिचय क्या है, उनकी रचनाएं किस तरह की हैं, क्या उन्होंने अपनी रचनाओं में कहा है, और ये जो पाठ है लखनवी अंदाज पाठ, इसे यशपाल ने क्यों लिखा था। लेकिन अब आइए हम ये जानते हैं कि वास्तव में लखनवी अंदाज पाठ कहता क्या है, क्या लिखा गया है इस पाठ में। इस पाठ में ऐसा क्या है जिससे कि हमें इसको पढ़ना चाहिए। और यशपाल कह रहे हैं कि ये कहानी नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि ये कहानी है। इसमें क्या है बच्चों की, एक ट्रेन है, उस ट्रेन में एक नवाब साहब बैठे हैं, और वे ऐसे नवाब साहब हैं जिनकी नवाबी अब खत्म हो गई। नवाब मतलब आप जानते हैं ना, पुराने समय में जो राजा लोग थे उनके राजकाज थे। जब देश आजाद हुआ तो राजकाज समाप्त हो गया। फिर उनके वंशज जो है वो, उनके वंश के लोग जो है वो अब तक होते चले आए हैं। तो अब उनकी जब से उनका राजपाट छिन गया तो जमीनें हैं उनके पास, खेती बाड़ी कर रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं। उसी में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कुछ लोगों की नहीं है। कुछ नवाब ऐसे हैं जो आज भी बहुत पैसे वाले हैं, और कुछ लोग उस खानदान से होते हुए भी बड़ी गरीबी की स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन नवाब भले गरीब हो, भले उसकी नवाबी छिन गई हो, लेकिन उसकी जो शान है उससे वो थोड़ा सा भी नहीं डिगता है। समझ रहे हैं आप? वो जो एक खानदानी अहंकार है, वो जो एक खानदानी राजापन है उसके भीतर, वो उसके भीतर से नहीं हट रहा है। सब कुछ छिन गया, राजपाट छिन गया, नवाबी छिन गई, खेत खलिहान छिन गए, जायदाद छिन गई, संपत्ति छिन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जो एक भीतर में जो एक
बड़ेपन की प्रवृत्ति है, अपने आप को और लोगों से अलग समझने की प्रवृत्ति है, जो कहीं कहीं अहंकार के रूप में भी दिखाई देने लगती है, वह आज भी इस समाज में मौजूद है। ऐसे लोग आज भी जहां कहीं भी हैं, वो अपने उस पूरी ठसक के साथ रहते हैं। समझ रहे हैं आप? हालांकि कुछ लोगों में विनम्रता भी है, लेकिन लेखक कहता है कि अक्सर हमें ऐसे लोग दिख जाते हैं जो अपनी उसी अकड़ के साथ चलते हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, जो उनका अंदाज है, जो उनका अकड़ है, वह कम नहीं होता। और इसी विषय वस्तु को आपके सामने रखने के लिए लखनवी अंदाज नाम का पाठ यशपाल लिख रहे हैं। यशपाल इसमें बताते हैं कि एक नवाब साहब है जिनकी नवाबी छिन गई है, गरीबी में जीवन बसर हो रहा है, और ट्रेन में एकदम 3rd क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहे हैं, है ना, और एक कोई उन्हें देख लेता है तो लजा भी जाते हैं। इसलिए लजा जाते हैं कि नवाब होकर के और 3रे दर्जे में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी नवाबी की जो शान है वह खत्म नहीं होती है। वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो नवाबों की सनक है, नवाबी छिन जाने के बाद भी उनकी सनक खत्म नहीं हुई है। एक नवाब साहब थे जिनके महल में एक कुआं था बच्चों। उस कुआं में पानी नहीं था, लेकिन वो नहाते थे। कुआं में पानी नहीं है तो कुआं में नहाए कैसे, लेकिन वो नहाते थे। जानते हैं उस कुआं में क्या था? उस कुआं में सिक्के भरे हुए थे, सिक्के, कॉइन्स। पूरा आधा कुआं जो है सिक्के से भरा हुआ था, और नवाब साहब उसमें छलांग लगाते थे और सिक्के से ऐसे ऐसे करके हाय सिक्का, हाय पैसा, हाय सिक्का करके नहा लेते थे, और उसके बाद फिर उसमें से बाहर निकलते थे और कहते थे कि मैं नहा लिया। समझ रहे हैं? एक नवाब साहब की क्या सनक थी? एक नवाब साहब की सनक थी कि वो अपना जो खानदानी टोपी है उसे कभी अपने सर से उतारते नहीं थे और उसे धोते नहीं थे। उनका कहना यह था कि अगर इस खानदानी टोपी को धो दूंगा तो इस पर जो मेरे दादा परदादा लोगों का हाथ लगा हुआ है वह सब धुल जाएगा। तो परिणाम यह हुआ कि वह जो टोपी थी वो चीकट हो गई थी, एकदम मैल का 1 सेंटीमीटर परत जम गया था उसके ऊपर। कुछ दिनों वो तो दिखना भी बंद हो गया था कि वह टोपी है, ऐसा लगता था कि मिट्टी का कोई लोंदा ऊपर से हम पहन लिए। ये सनक और ये अकड़ होती है नवाबों की। समझ रहे हैं? तो इन्हीं सब हास्यास्पद अकड़ और सनक पर प्रकाश डालता है यह पाठ जो है लखनवी अंदाज। ठीक, तो मैं इसे पढ़ता हूं, आप सभी मिलाएं, बहुत मजा आएगा। बहुत कठिन नहीं है पाठ, बहुत ही आसान है, और अगर कहीं कठिन लगेगा मैं समझा दूंगा आपको। चलिए किताब निकालिए, अब हम लोग, मैं पाठ पढ़ता हूं, आप सभी मिलाइए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट 2nd क्लास का ही ले लिया। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि बहुत दूर जाना नहीं था। अब समझिए ऐसा, मुफस्सिल की ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुफकार रही थी। मुफस्सिल मतलब आसपास का इलाका। एक ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, जो हर छोटे छोटे स्टेशन पे रुकते जाती है, बोर कर देती है। आप पता नहीं बैठे हैं कि नहीं पैसेंजर ट्रेन में, अभी स्पीड पकड़ी नहीं तब तक धीरे हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर आप आऊ आऊ करते हैं, उसका फिर वो ट्रेन चल पड़ती है, फिर अब गति पकड़ती है, बहुत तेज होती है, तब तक फिर रुक जाती है। तो वैसी ही किसी पैसेंजर ट्रेन में जो लेखक हैं वो चढ़ गए। ट्रेन अब छूटने ही वाली थी, इसलिए चढ़ गए, और ये सोच करके कि 2nd क्लास अभी खाली होगा
और उसमें खिड़कियां खुली हो, एयर कंडीशनर में शीशे बंद रहते हैं, है ना, पर्दे लगे होते हैं, आप बाहर नहीं देख पाते हैं, या सर बाहर नहीं निकाल पाते, या बाहर की ठंडी फ्रेश हवा जो है, ताजी हवा आपके पास नहीं आ पाती है। आप टोटल पूरी तरह से एयर कंडीशनर के भरोसे रहते हैं। तो लेखक सोचे कि सेकेंड क्लास में बैठ जाता हूँ, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, बढ़िया खिड़की खुली मिलेगी और मैं आराम से किसी खिड़की के बगल में बैठ जाऊंगा, बढ़िया बाहर जो है प्राकृतिक दृश्य देखूंगा, खूब हवा खाऊंगा और खूब आराम से मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसलिए लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया और दौड़ते हुए एक डिब्बे में चढ़ गए। यहां तक आप पढ़ लिए। प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया, यहां तक हम समझ लिए। अब आगे, गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी जो है वो अब चलने लगी थी, लेखक दौड़ के चढ़ा। गाड़ी छूट रही थी, सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अब एक सेकेंड क्लास की बोगी जा रही थी, तो खिड़की से उन्होंने देखा कि हाँ डब्बा तो खाली है, बस उसमें दौड़ करके चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक अंदाज लगाया था कि यह डिब्बा खाली है, लेकिन डब्बा खाली नहीं था, उसमें कोई पहले से बैठा हुआ था। इसलिए लेखक चढ़े तो थोड़ा सा हिचके कि अरे मैं तो सोचा कि डब्बा खाली है, लेकिन यहां तो पहले से कोई बैठा हुआ है। हाँ, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बे में एक आदमी थे। एक बर्थ पर, तो कौन था भैया वो, अब बता रहे हैं। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के व्यक्ति, मतलब नवाबों के खानदान के कोई व्यक्ति, लखनऊ में ढेर सारे नवाब है ना, नवाब यहाँ के नवाब, वहां के नवाब, वहां के नवाब, वहां के नवाब, कहीं के नवाब होंगे। वो बढ़िया एक बर्थ पर पालथी मार के खूब बढ़िया चद्दर बिछा के खूब अच्छे से बढ़िया अकेले बैठे थे। तब तक लेखक उसमें चढ़ गया। पालथी मारे बैठे थे, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और नवाब साहब, सीट तो लंबी होती है, उस पर पालथी मार के बैठे थे और सीट में जो आगे जगह बची थी उस पर एक तौलिया बिछाए थे और उस तौलिए के ऊपर बढ़िया ताजा खीरा 2 ठो रखे थे। 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर, 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं चढ़ा तो वो जो पहले से नवाबी नस्ल के जो सज्जन बैठे हुए थे, पालथी मार के सामने तौलिया बिछा के और 2 ठो खीरा रख के, उनको अच्छा नहीं लगा। वो ये सोच रहे थे कि अब कोई नहीं आएगा, मैं मस्त खीरा खाऊंगा, मस्त कुछ सोचूंगा, कुछ कल्पना करूंगा। तो जैसे आप मान लीजिए बहुत पढ़ रहे हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, ऐसे में कोई धमक गया, आ गया, तो आपको कितना खराब लगेगा ना। बस ऐसा ही खराब नवाब साहब को लगा। समझ रहे ना क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए आप बहुत अकेले रहना चाहते हैं, अभी मेरे को कोई परेशान मत करे, है ना, आप बढ़िया आराम से कुर्सी लगा के ऐसे करके सोच रहे हैं चांद सितारे, तब तक कोई आ गया, ए बाबू, कैसा लगेगा तुमको, झल्लाओगे ना। बस वैसा ही हुआ। नवाब साहब बड़े आराम से बैठ के खीरा वीरा लगा के अपना खाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक लेखक उसमें कूद पड़ा और एकांत में पड़ने वाले विघ्न का असंतोष, मतलब जैसे एकांत में कोई किसी को डिस्टर्ब कर दे तो उसका जो गुस्सा है चेहरे पर दिखता है, वैसे ही नवाब साहब के चेहरे पे वो गुस्सा दिखाई देने लगा। नवाब साहब एकदम परेशान हो गए। हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक सोचा
कि ये जो पहले से सज्जन बैठे हुए हैं ये दो कारणों से यहाँ बैठे होंगे। कौन कौन से कारण से? या तो ये अकेले बैठ के किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहानी लिखने वाले लोग अकेले में रहते हैं तो कहानी के बारे में सोचते रहते हैं, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो या तो ये किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, और या खीरा खाते हुए कोई मत देखे, लोग सोचेंगे हाँ नवाब साहब खीरा खा रहे हैं, इतना बुरा दिन आ गया, तो कोई खीरा खाते हुए मत देखे, इसलिए सेकेंड क्लास में चुपचाप बैठ के पालथी मार के खीरा खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दो कारण है, लेखक सोचा ऐसा कि नवाब साहब दो कारणों से यहाँ बैठे हुए हैं, या तो वे अकेले रह के कहानी सोचना चाहते हैं, या फिर कोई खीरा खाते हुए मत देखे इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि नवाब साहब क्या सोच करके ट्रेन में के सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठे होंगे, लेखक ने क्या सोचा, लेखक जब ट्रेन में चढ़ा तो वहां कौन बैठा हुआ था, किस तरह बैठा हुआ था, वह कौन था, है ना। लेखक क्यों ट्रेन का सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया, क्या सोच के लिया, ये सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं। नवाब साहब को जब लेखक ने देखा तो नवाब साहब की क्या स्थिति थी, यह भी प्रश्न उठ सकता है। आपकी दृष्टि से नवाब साहब लेखक से क्यों गुस्सा गए होंगे, ये भी उठ सकता है। आपकी दृष्टि में नवाब साहब वहां क्यों बैठे थे, तो ये तो खुद ही लेखक बता रहे हैं कि या तो कहानी लिखने के सोचने के बारे में बैठे होंगे, या फिर इस शर्म से बैठे होंगे कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करूंगा तो लोग देखेंगे कि खीरा खा रहे हैं और उतनी औकात भी नहीं है, तो खीरा खाना है और कोई देख मत पाए, इसलिए सेकेंड क्लास में जाके बैठे। तो ये तमाम प्रश्न यहाँ से इन दो पैराग्राफ से उठते हैं बच्चों, और मुझे लग रहा है कि आप सभी को बात समझ में आ रही है, ठीक है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक चढ़ा तो नवाब साहब ने लेखक की तरफ देखा भी नहीं। मतलब होता है ना कि कोई आप अकेले बैठे हैं और कोई आ जाता है तो आप कहते हैं अच्छा अच्छा ये बैठिए, और कहां से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नवाब साहब पूरी अकड़ में अपना आराम से खीरा देख रहे थे, बाहर खिड़की से देख रहे थे और चुपचाप बैठे थे। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक कहा कि जब मैंने देखा कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है, तो मेरा भी आत्म स्वाभिमान था, मैंने भी सोचा कि ठीक है नहीं बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेखक भी चुपचाप उनके सामने वाली जो बर्थ है उस पर बैठा और चुपचाप नजर नीचे करके और कभी इधर कभी उधर देखना शुरू किया। नवाब साहब से उसने भी बात नहीं की। तो ये जो ट्रेन का जो डिब्बा है उसका दृश्य है कि सामने वाली बर्थ पर नवाब साहब बैठे हैं, पालथी मार के बैठे हैं, तौलिया बिछा के बैठे हैं, उस पर खीरे हैं, और बगल में लेखक जो है वो भी चुपचाप आकर के बैठ गया। अब नवाब साहब के भीतर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्यों आ गया, कौन है, कैसा आदमी है, इससे बात करूं कि न करूं, ढेर सारी बातें। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों का अनुमान करने लगे। अब लेखक कह रहा है कि मुझे तो आदत है कि मैं खाली बैठता हूं, चुपचाप बैठ के कल्पनाएं करते रहता हूं, तो मैं नवाब साहब के सामने बैठा, सामने वाली बर्थ पे, और मैं ये कल्पना करने लगा कि नवाब साहब अभी क्या सोच रहे होंगे, नवाब साहब यहाँ बैठ के क्या सोच रहे होंगे। यही है ना कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। नवाब साहब क्यों शर्मा रहे हैं, नवाब साहब को मेरे आने से कोई असुविधा तो नहीं हुई, क्यों असुविधा हो गई, भाई मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं हूं। ऐसा उटपटांग लेखक सोचने लगा नवाब साहब के बारे में, और नवाब साहब जो हैं वो उनकी तरफ देखे भी नहीं, खिड़की से बाहर देख रहे थे। तो क्या यही स्थिति रहती है? क्या सही में नवाब साहब जो है वो लेखक से बात नहीं करते हैं, और क्या सही में लेखक नवाब साहब के प्रश्नों का जवाब नहीं देता है? क्या दोनों की यात्रा बिना बात किए गुजर जाती है, या कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत मजा आता है? अगली कक्षा में हम इसको जानेंगे, ठीक है। अभी बहुत समय हो गया, इस पाठ को हम यहीं रोकते हैं।
लेकिन एक बात और है, देखिए बहुत मेहनत से मैं आप लोगों को बना रहा हूँ। देखिए ये मैं हूँ, ये देखिए चश्मा लगाया हूँ, ये मैं हूँ, ठीक, और ये आप लोग हैं। इसमें से कौन 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 है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ठीक। नीचे लिख के भेजिएगा कौन कौन है। आप मेरे साथ रहे, आप सबों का बहुत 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 धन्यवाद।